हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत एमसीक्यू जो यहाँ पर रहेगा सोशल साइंस का, ज्योग्राफी का चैप्टर जो है वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन। तो यहाँ पर एमसीक्यू जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसको हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक एमसीक्यू की विशेषताओं का। यहाँ पर आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर ने एमसीक्यू की एक जो है 25 क्वेश्चनों का सेट लाया है जो एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक पे आधारित है। कहते हैं एग्जामिनर हमेशा टेक्स्ट बुक को जो है यूज़ करता है और उसी में से क्वेश्चन देता है। बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं, उसमें से वो नहीं देते हैं। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जल संसाधन कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन सबसे पहले समझना जरूरी है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं, सिंचाई करने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ती है। किसके कारण नहीं पड़ती है? यहाँ पढ़ने की बात नहीं की गई है कि सिंचाई करने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। अनुकूल नहीं बोला, प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, यानी अनुकूल की बात की गई है। देखिए, सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है यानी अनुकूल की बात कर रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही घुमाते हैं एग्जामिनर, बच्चे समझ नहीं पाते कि भाई क्वेश्चन पूछा क्या गया है। प्रतिकूल प्रभाव यानी जो प्रतिकूल प्रभाव नहीं, गलत प्रभाव नहीं है। तो क्या हो सकता है? इस सिंचाई के फसल पैटर्न बदला जाता है। बी, जल गहन फसलें शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है। सी, मिट्टी का लवणीकरण की जाती है। या फसल की उपज बढ़ाई जाती है। अब अपना ऑप्शन सोचिए, क्या हो सकता है इसका आंसर? आपने सोच लिया होगा कि क्या हो सकता है। देखिए, बात हम करें प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, यानी प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव है वो, ठीक है। प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। सिंचाई से फसल पैटर्न बदला जाता है। अब ये देखा जाए तो प्रतिकूल प्रभाव है, नहीं की बात नहीं हो रहा है। ये जल गहन फसलों में शुष्क जल में उगाई जाती है, ये भी है। और मिट्टी का लवणीकरण करना, ये भी है। तो इसका मतलब जो है आंसर इसका डी होगा, फसल की उपज बढ़ाई जाती है। ये प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, ये तो अनुकूल प्रभाव हुआ कि फसल की उपज बढ़ेगी, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो अनुकूल प्रभाव हुआ, तो हमसे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पूछा गया है। तो प्रतिकूल प्रभाव नहीं पूछा गया है, अनुकूल प्रभाव पूछा गया है। क्वेश्चन घुमा दिया गया है प्रतिकूल प्रभाव नहीं बोल रहा है, पूछ लिया अनुकूल प्रभाव। देखिए कहाँ से कहाँ क्वेश्चन घुमा दी जाती है। तो इसका आंसर है फसल की उपज में बढ़ोतरी करना, ये अनुकूल प्रभाव है, यानी प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रतिरोध नहीं है। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना जो बनाई गई थी उसके प्रति इन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया था। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती है कभी कभी जग कल्याण के लिए भी होती है, लेकिन लोगों को नुकसान भी होती है। लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई, लेकिन लोगों ने प्रतिरोध नहीं किया। किस में नहीं किया? क्या वो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, या टेहरी बांध आंदोलन था, या नवदान था, या चिपको आंदोलन था? देखिए, क्वेश्चन आपको क्लियर है कि सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रतिरोध नहीं है। किस में प्रतिरोध नहीं किया गया था? तो आप सोचिए, विचार कीजिए, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। आपने चुन लिया होगा। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी बहुउद्देशीय परियोजना था, लेकिन इसमें प्रतिरोध किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन में प्रतिरोध किया गया था। टेहरी बांध आंदोलन भी जो थी उसमें भी जो है सामाजिक लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया था, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन, इसमें प्रतिरोध किया गया था, लेकिन हमसे पूछा गया है कि प्रतिरोध नहीं किया गया था। तो देखिए, नवदान में देखा जाए तो प्रतिरोध नहीं किया गया था, क्योंकि ये जनरल आंदोलन थी, इसमें कोई तरह का प्रतिरोध नहीं देखने को मिला। चिपको आंदोलन में देखा जाए तो ये बहुउद्देशीय परियोजना थी नहीं, सिंपल था। चिपको आंदोलन को पता ही है कि इसमें जो है पेड़ पौधे काटे जा रहे थे, तो इसको जो है लोगों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। अब कन्फ्यूज़न ये रह गया कि नवदान भी सही दिख रहा है और चिपको आंदोलन भी सही दिख रहा है, तो हम जाएँ किस पे जाएँ? दोनों ही सही है दोस्तों, कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है आंसर। देखिए, ऐसे में
एग्जामिनर भी आपका परीक्षा ले लेता है अच्छा खासा कि आप क्या करोगे, डी में जाओगे, डी भी नहीं था, और नवदान ने भी प्रतिरोध नहीं किया था परिमहिम जो है ये समाज आंदोलन बहु परियोजना के अंतर्गत। अगर देखो, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है आपके समक्ष कि आपको लगता है कि दो ऑप्शन सही होंगे तो दोनों ही लगा दो। हम क्या करें भाई, जब दोनों ऑप्शन आपने सही दे दिया तो हम क्या करें, हमारा क्या इसमें गलती है। आपकी तुक्का से थोड़ी बात बनेगा भाई, यहाँ पर हम लोग समझ के कर रहे हैं। तो आपने नवदान्य को भी कर दिया और चिपको आंदोलन की, दोनों ही परियोजनाएं जो थी प्रतिरोध नहीं किया था इन्होंने, ये बहुउद्देशीय परियोजना को प्रतिरोध नहीं किया था, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। हम गलत कैसे कह दें। तो आप दोनों लगा के आप आ सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं होगा। एग्जामिनर अगर समझदार होगा, चेक करने वाला होगा, तो इसको सही आंसर देगा, क्योंकि ये सही है तो हम गलत क्यों कहें। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर कोई बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन साफ और क्लियर कट बना दिया कि किस नदी पर कोई भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। क्या ए सतलुज ब्यास पे नहीं है, या बी महानदी पे नहीं है, या सी नर्मदा पे नहीं है, डी यमुना में नहीं है। क्वेश्चन दोस्तों ऐसा ही पूछा जाता है। आप अपना ऑप्शन सोचिए, क्या आप ऑप्शन के जो है दे सकते हैं, क्या आंसर आपका सही हो सकता है। आप लगा लिए होगे कौन सा आंसर सही होगा। अब देख लिए, साफ क्वेश्चन है कि नदी पर कोई बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है सतलुज ब्यास पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना बनाई गई है, और महानदी पर भी हमने क्वेश्चन में देखा था कि महानदी पर भी बहुउद्देशीय परियोजना थी। और अब रह गया नर्मदा और यमुना। तो आपको अगर लग रहा है कि इसका यमुना है, तो आप बिल्कुल ही सही सोच रहे हो, क्योंकि यमुना एक नदी है जहाँ पर कोई बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, और ये कई एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो यमुना के साथ आप जा सकते हो। यमुना में कोई भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं बनाई गई है। बाकी सतलुज ब्यास पे भी बनाई गई है, महानदी पे भी बनाई गई है, और नर्मदा में भी बनाई गई है। यमुना ही ऐसा नदी है, अछूता नदी है, जहाँ पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं बनाई गई है। अब चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी है एग्जाम व्यू से। देखिए, जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन क्लियर कट है कि इनमें से जल प्रदूषण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। ए जल निकाय का अवसादन, ये तो बड़ी अजीब बात बोल दिया। जल जनित रोग, औद्योगिक कचरे का निर्वहन, जलीय जीवन का उद्भव। अब ये आपको देखना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। आप चूज़ कीजिए, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए, जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित तो कौन सा समस्या उत्पन्न होती है। अब देखा जाए जलीय जीवन का उद्भव, ये तो गलत है ना, क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत दिख रहा है कि जल प्रदूषण से क्या जलीय जीवन का उद्भव होगा, क्या विकास होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है। औद्योगिक कचरे का निर्वाह, क्या औद्योगिक कचरे का जल प्रदूषण से निर्वाह हो सकती है। सारे अगर गंदगी आप नदियों में फेंक देते हो तो क्या ये समस्या बच जाएगी, समस्या नहीं होगी, गलत है ना ये। और जल निकाय का अवसादन, अब जल निकाय का अवसादन का क्या मतलब है कि आप जितना मर्जी जल के प्रदूषण कर दो, उसको कहीं से बहा दो तो वो जल का प्रदूषण खत्म हो जाएगी। ऐसा होता तो सारी नदियाँ ही साफ़ हो जाती। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत है, ए सी डी गलत है। यहाँ पर है जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो जल जनित रोग, यानी जल से होने वाली बीमारियाँ, यानी वाटर डिसीज जो है डिसीज होती है। तो समझ गए होंगे कि जल जनित रोग जो होते हैं काफ़ी जल प्रदूषण के कारण होते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया होगा, जो कि अंतिम क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा भारत द्वारा प्राप्त वैश्विक वर्षा का प्रतिशत दर्शाता है। देखिए, भारत को जो है एक वैश्विक तौर पर एक डाटा दी गई है, और डाटा कितना प्रतिशत जो है इस पर निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर ऑप्शन बहुत दिलचस्प है कि सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न रहती है और ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ता है। अब देखिए, ये जो है 96.5%, बी जो है 30%, सी है 4% और डी है 2.5%। हम अधिक से अधिक में भी जाएं फिर भी गलत होगा, कम से कम जाएं तभी भी गलत है। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को याद रखना पड़ता है, और ऐसे क्वेश्चनों को जो है क्वेश्चन को समझना भी ज़रूरी होता है कि कौन सा डेटा
भारत द्वारा प्राप्त वैश्विक वर्षा का प्रतिशत दर्शाता है। यानी कौन सा डाटा वैश्विक वर्षा यानी विश्व के साथ वर्षा को दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें एलिमिनेशन की मेथड हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट है और डायरेक्ट क्वेश्चन को याद किया जाता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है इसका आंसर सी है 4%। 4% डाटा भारत द्वारा प्राप्त वैश्विक वर्षा का प्रतिशत दर्शाता है, यानी इसका आंसर सी हुआ 4%। तो आप 4% कैसे जा सकते हो,